नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, इस वीडियो का जो शीर्षक रखा है मैंने, वो रखा है कांग्रेस और मुसलमान। वैसे तो जो ये शीर्षक है, इसी से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को पता है इस बात का कि ये जो शीर्षक है, इसके मायने क्या हैं, क्या इसके अर्थ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ बातों का खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं। आप देखिए कि कांग्रेस ने जो फ़िलिस्तीन यानी कि हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, उसके बारे में एक प्रतिक्रिया दी है। और कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, उसने एक दिल्ली में बैठक हुई। उस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया। उस प्रस्ताव में एक वर्ड भी हमास के खिलाफ नहीं बोला गया। कांग्रेस ने ये ज़रूर कहा उसमें कि फ़िलिस्तीन जो है, उनके आत्मसम्मान का, उनकी ज़मीन का, उनके मानवाधिकारों का और तमाम मुद्दों का उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। उनके अधिकार की बात की गई, उनके सम्मान की बात की गई। लेकिन हमास ने वहाँ पर जिन लोगों का कत्लेआम किया, जिस तरह के वीडियो सामने आए कि किस तरह से छोटे बच्चों का सिर कलम करते हुए वहाँ दिखाया गया, महिलाओं के खिलाफ वहाँ जिस तरह से अत्याचारों के वीडियो, और एक जो महिला है उसको किस तरह से वहाँ पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, इसका वीडियो, अब ये वीडियो वहाँ से जारी हुए हैं, ये तमाम दिखाया गया। मतलब अमानवीयता का इतना क्रूर चेहरा, शायद ही, चूँकि अभी सोशल मीडिया का दौर है तो अब चीज़ें तुरंत इधर उधर से कहीं ना कहीं से मिली जाती हैं। तो ऐसा मतलब आपने शायद ही कभी देखा होगा कि इस तरह की क्रूरता, ऐसी बर्बरता, जैसे कोई आज से हज़ारों साल पहले कबीले लड़ते थे आपस में। या आपने ऐसी हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, बॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, जिनमें इस तरह की क्रूरता दिखाई जाती है सिंबॉलिक तौर पर। तो आप देखिए कि वो जो क्रूरता वहाँ पर की गई, उसके बारे में एक वर्ड ना कांग्रेस ने कहा, न किसी दूसरे विपक्षी दलों ने कहा। और जो कांग्रेस का जो नया गठबंधन है, यानी विपक्षी दलों का जो नया गठबंधन है, इंडिया के नाम से जो बनाया है, हालांकि उसका भी अता पता नहीं है, क्योंकि इनके तो हालात ये हैं कि ये किसी मुद्दे पर एक राय हो ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि उसको उखाड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है, और ये खुद ही उखड़े हुए हैं। वो कांग्रेस, आप जानते हैं कांग्रेस की जो हालत है। खैर, मुद्दा ये नहीं है। और दोस्तों, मैं एक बात आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे 30-35 साल के पत्रकारिता के कैरियर में, बतौर लेखक और बतौर टीवी जर्नलिस्ट और एंकर के तौर पर, मैं कभी किसी पार्टी के साथ नहीं रहा। मेरा कोई राजनीतिक दल नहीं है, मेरा किसी से कोई कमिटमेंट नहीं है। जो बात देश हित में है, जो बात समाज हित में है, जो सभी की तरक्की में, जो सद्भावना, शांति में, देश की एकता, अखंडता में, सार्वभौमिकता में शामिल है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और उसी तरह का विश्वास रखता हूँ। किसी भी वीडियो में किसी भी पार्टी के बारे में बात करने का मतलब पार्टी की रीति नीति का पोस्टमार्टम करना होता है। व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे कोई सी भारतीय जनता पार्टी हो या अदर दूसरी कोई पार्टी हो। खैर, बात कर रही थी कि कांग्रेस ने वहाँ ये किया। दरअसल दोस्तों, आपको पता ही है कि आज़ादी के बाद से जो इतिहास रहा है, वो कांग्रेस का बड़ा अजीबोगरीब इतिहास रहा है। और इस अजीबोगरीब इतिहास की कीमत ही कांग्रेस ने चुकाई है। पहले भारतीय जनता पार्टी देश में इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, और पिछले 15-20 साल से आप यूँ कह लें कि उसने अपना देश में संगठन के काफ़ी विस्तार और बड़ा मजबूत किया है संगठन को। तो जब वो संगठन के लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आई, तब उसने कांग्रेस की जो रीति नीतियाँ, इनकी धज्जियाँ उड़ाना स्टार्ट किया। मैं धज्जियाँ ही बोलूँगा, क्योंकि कांग्रेस की धज्जियाँ इसलिए उड़ाई क्योंकि आप सब लोगों ने उसको पसंद किया। वो जो सच्चाई बीजेपी ने रखी, वरना केंद्र में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार नहीं बनती, और तीसरी बार भी बहुत ही मजबूती के तौर पर वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो ये देश के मतदाता ही सर्वोच्च हैं इस मामले में, और वही इसका फैसला करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार में या बीजेपी में कुछ ना कुछ दम है, और वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम कांग्रेस सहित बाकी दलों को नकार कर
यदि मतदाताओं ने विश्वास अपना दिखाया है तो वो उनकी मर्जी है। तो मैं बात ये कर रहा था कि देश में आज़ादी के बाद से यदि आप थोड़ा बहुत सीन देखें, मैं जब छोटा था बचपन में तो मैंने बड़ी खबरें पढ़ी थी इस तरह की, मुजफ्फरनगर के दंगे, मेरठ के सांप्रदायिक दंगे, ये दंगे वो दंगे, बिहार के दंगे, बंगाल के दंगे, दंगे ही दंगे होते थे। क्यों होते थे दंगे? अब दंगे नहीं होते होंगे, एक आध जरूर हुए हैं निश्चित तौर पर इन 10-15 सालों में, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अब कोई देश में बम नहीं फूटता। अब क्यों नहीं फूटता बताइए आपको पता है इस बात का? अब क्यों कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाएं नहीं होती? क्यों नहीं होती कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाएं? अब कहीं भी कोई जुलूस निकलता है तो उसमें कोई कुछ नहीं होता है। कोई छुटपुट घटनाएं, देश में इतना बड़ा देश है और हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, हर तरह की मानसिकता के लोग हैं, कुछ बीमार मानसिकता के लोग भी हैं। वो कभी कभी कोई हरकत कर देते हैं तो जो भी पुलिस और सरकारी एजेंसियां हैं वो तत्काल हरकत में आती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट का मामला हो, कोई इस तरह की बात हो, तो ज़रूर एक्टिव निश्चित तौर पर इस तौर पर होती हैं वो। लेकिन सवाल ये है कि आप यदि किसी को हमेशा यही कहेंगे कि ये डरा हुआ है, ये कमज़ोर है, ये निर्बल है, ये परेशान है, ये हताश है, बेशक वो तरक्की के रास्ते में जा रहा हो, तो वो कुछ दिनों बाद कुंठाग्रस्त होकर ये मान लेगा कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, हाँ मैं सुरक्षित हूँ, हाँ मैं विकास नहीं कर सकता, हाँ मैं लाचार हूँ। मतलब आप लाचारी का ये जो चादर है ये दशकों से उड़ाए जा रहे हैं मुसलमानों को देश में, उनको सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होने दे रहे। जो देश जिस तरफ से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आप बताइए देश में कहीं भी कोई, आपने भी, आप दर्शक हैं, आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप बताइए आपका कोई व्यक्तिगत ऐसा अनुभव रहा हो कि किसी मुसलमान को कहीं पर कोई नमाज नहीं पढ़ने दी गई हो, मस्जिद में नहीं जाने दिया गया हो, रोज़गार में उनसे कोई भेदभाव किया हो गया? आप बताइए, आप कोई कंपटीशन देता है और उसमें नंबर कम ज़्यादा कोई करवा सकता है हिंदू और मुसलमान के आधार पर? नहीं करवा सकता। देश में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। अब बताइए इसके बाद भी क्या बचा हुआ है? आप न्यायालयों की बात कर लें, आप IAS ऑफिसर्स देख लें, जिसमें योग्यता होगी वो आगे निकलेगा। लेकिन आप दूसरों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। डरा धमकाने का मतलब ये डर पैदा करके उनके अंदर खौफ पैदा करके, ताकि वो आपका नियमित वोट बैंक बना रहे। और आपको एक मज़ेदार बात मैं और बताना चाहता हूँ इसमें कि कांग्रेस ने बेशक हमास की निंदा नहीं की हो, इजराइल को उपदेश ज़रूर दिया उसने, सीधा इजराइल पे नहीं कहा उसने कुछ भी। लेकिन आपको बताऊं मैं कि जो खाड़ी देश हैं जैसे सऊदी अरब हुआ और जो दूसरे देश हैं, उन्होंने हमास की निंदा की है। मतलब वो खाड़ी देश हैं, वो उनकी अब फ़िलिस्तीन के प्रति जो नीति है, जो 40-50 साल पुरानी नीति चली आ रही थी, पहले सारे मुस्लिम देश जितने भी थे वो फ़िलिस्तीन को वन टाइम समर्थन देते थे एक तरह एक राय में। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब हर देश का अपना अपना ध्यान अपने ऊपर है, उसकी जियो पॉलिटिक्स बदल गई है, उसके अब आंतरिक और जो विदेशी मामले हैं उनकी नीतियाँ बदल गई हैं। तो वो इस तरह के जो फालतू लफड़े हैं, वो पचड़े हैं, उनमें नहीं पड़ते हैं। वो केवल अपने कंट्री तक। यही कारण है कि सऊदी अरब देखिए आप, ये कट्टरवादी कभी मुल्क हैं, ये सारे इस्लामिक जो कंट्री हैं आप जानते ही हैं कि वहाँ इस्लाम जो है वो उसमें कितनी कट्टरता है। उसके बावजूद आप देखिए वो प्रोग्रेस की राह उन्होंने खोल दी है। और वहाँ पर अब केवल डांस बार ही नहीं है, बाकी वहाँ कोई कसर नहीं है। मतलब आधुनिकता के साथ वो अब वो दुनिया को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ हालत ये है कि आज भी वो जो है वो सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आ रहा है। वही कांग्रेस की हालत है। सवाल ये है कि देश की इतनी बड़ी आबादी है, क्या वो समझती नहीं है? क्या कांग्रेस मूर्ख है? मतलब सॉरी, क्या मुसलमान मूर्ख है, बेवकूफ़ हैं? वो समझते नहीं है? वो सब समझते हैं। यदि वो नहीं समझते तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती। बीजेपी स्टेट में भी सत्ता में रही है, बीजेपी कई राज्यों में सत्ता में है, बीजेपी कांग्रेस सेंटर में सत्ता में है। वो कहाँ से सत्ता में आ गई? इतनी बड़ी आबादी देश का इतना बड़ा है, जो 25-30 करोड़ मुसलमान देश में है, वो मतदाता भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण आप ज़बरदस्ती किसी को कमज़ोर और बीमार साबित करने पर तुले हुए हो। और झूठी अपेक्षा बताइए आप, वहाँ पर इजराइल ने घोषणा कर दी कि वो पूरे गाजा पे कब्जा कर लेगा और लाखों शरणार्थी वहाँ पर मौजूद हो गए हैं। उनके लिए कोई कांग्रेस ना तो वहाँ खाने का इंतजाम करने जा रही है, ना वहाँ पानी पीने का इंतजाम। क्यों अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस वहाँ पर नहीं भेजती है? वो जो है उनको मिस्र ने उनका बॉर्डर बंद कर दिया है। अब वो मिस्र कह रहा है कि हम शरणार्थियों को लेंगे नहीं, हमको हमारे, क्योंकि हर देश की अपनी समस्या है। यही रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला था, तब कांग्रेस ने कितना भारी हल्ला मचाया होगा, आपको ध्यान है।
जो बर्मा से भागे हुए थे, जब उन पर अत्याचार हुए वहाँ पर, तो वो भाग भाग कर भारत की सीमा की तरफ आने लगे। सवाल ये कि हमारे पास पहले ही शरणार्थियों का इतना बोझ है, आप कहाँ से उठाओगे? पहले ही बंगाल की शरणार्थी हैं, पहले ही लाखों की तादाद में मुस्लिम शरणार्थी देश में भरे हुए हैं, और फिर इनके साथ आप जानते ही हैं, आप पता ही है फ्रांस में क्या हुआ पिछले दिनों। वहाँ उन्होंने शरणार्थी बुला तो लिए, और वो शरणार्थी जो है वो मुसलमान थे, और उन्होंने क्या वहाँ पर क्या काम किया पूरे फ्रांस में, जिसमें कभी नहीं सुना। यूरोपियन कंट्री में कोई सांप्रदायिक दंगे की बात सुनी है आपने? ये भारत जैसे विकासशील देश हैं जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है सॉरी, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर, और हिंदू आबादी है वहाँ पर, ये सब चीज़ें आपको सुनने देखने को मिलेंगी। लेकिन यूरोप के किसी कंट्री में, फ्रांस जैसे विकसित देश में, ये सब देखने नहीं मिलेगा। तो वो उन्होंने उसकी कीमत चुकाई वहाँ पर शरणार्थियों को देखकर घर, वो अपना दिल उन्होंने उदार दिखाया। लेकिन अब नहीं दिखा रहे। अब मिस्र जो 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 खुद एक मुसलमान कंट्री है, उसने दरवाजे खोलने से मना कर दिया। वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं। गाजा से जो लोग विस्थापित हुए हैं बम्बारमेंट के कारण, इजराइल के कारण, सवाल ये कि हमास ने यह अटैक तो कर दिया, लेकिन अब हमास के पास ये कोई चारा नहीं है कि ये जो शरणार्थी हैं, इसके बाद जो नागरिक हैं, जो निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, उनका क्या होगा? उसने तो अपना काम कर दिया। ईरान इसका सपोर्ट कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है कि रूस और चीन उसके साथ मिले हुए हैं। ये एक अलग कहानी है, इस पर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल देश का है कि इस तरह की हरकत से कांग्रेस हमेशा ये समझती रही है कि वे मुसलमानों का वोट। अब एक बात पे एक प्रॉब्लम और भी है कि जो मुसलमानों का जो वोट बैंक है देश में, उसका एक दावेदार नहीं है। ओवैद्दीन उसे जो है वो उसके दावेदार हैं। उनकी एक पार्टी है, क्या नाम रख रखा है उन्होंने, कोई ऐसा ही मुस्लिम उसका नाम है समाजवादी पार्टी। वो अपना हक मानती है, अपने भाई मानती है कि मुसलमान तो हमारे सगे भाइयों से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। मतलब ये उनके पुराने स्टेटमेंट से आप देख लीजिए, ये कहा जाता था स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, कि वो उनका नाम, उनका बारे में कहा जाता था, बीजेपी कहती थी मुल्ला मुलायम सिंह। अब मतलब इस तरह की बातें, बहुजन समाजवादी पार्टी देख लीजिए आप, तृणमूल कांग्रेस देख लीजिए, और दूसरी रीजनल जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, सबको लगता है कि मुसलमान हमारे साथ आएंगे, सबको। तो क्या मुसलमान के बलबूते ही आप वोट बैंक, और आप मुसलमान इस राजनीति को समझने लगे हैं। ये राजनीतिक दल कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं और कैसे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं मुसलमानों का। आप बताइए कौन सा भला काम किया है, कौन सा मुसलमानों के लिए भला काम कर दिया, उनके लिए कौन सी विश्वविद्यालय बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए सरकारों ने, बताइए आप। बनाए कहीं? उनकी महिलाओं की तरक्की के लिए कुछ किया है उन्होंने? अभी कल परसों ही मुझे तो एक पाकिस्तान की वीडियो से पता चला है, हो सकता है अखबारों में कहीं खबर छपी हो, मुझसे मिस हो गई हो, सॉरी फॉर दैट, कि वहाँ जो है वो महिलाएं अब जो है उनका जो वो नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण आप कह लें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, जिनको ये माना जाता है कि तो भारी कट्टर हैं और मुसलमानों के खिलाफ हैं और ये है वो है, उनके बारे में दुनिया भर का कुप्रचार विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस तमाम लोग मिलकर करते रहे। मैं कोई मोदी या योगी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो आपके सामने है वो तो सच आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना, उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर महिला सशक्तिकरण के तहत वो मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो उनको वो ई रिक्शा दिए हैं, और वो उनको वो रात में भी चलाती हैं वहाँ पर, और उनकी सेफ्टी के लिए कहा है बाकायदा पुलिस से। मतलब आप बताइए कि देश की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें क्या बंदर बांट होती है, क्या भेदभाव होता है कि मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये हिंदू है, इसके अलग अलग फायदे मिलेंगे? भाई आपका जितना हिस्सा है, सरकार ने जो नियम बना रखा है वो आप फायदा ले जाइए। उज्ज्वला योजना हो, दूसरी योजना, कोई भी योजना हो, इसकी सरकारी योजना हो, जब आप बस और रेल में यात्रा करते हैं, रिजर्वेशन आप लेते हैं, तो क्या इस आधार पर रिजर्वेशन मिलता है आपको? क्या आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, सबको मिलता है बराबर से? अब ये कहीं कहीं इतना बड़ा 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, तो छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं देश में। सवाल ये कि ये जो मुद्दा है, आप दिखाना क्या चाहते हैं देश को? आप दिखाना क्या, आप बताना क्या चाहते हैं? आप कोई भी मुद्दा हो, मुसलमानों का सिर का मुद्दा हो, इतनी उछल कूद मचाते हैं कि जैसे मान लो घर में इनके मातम पड़ गया हो, कोई जो है ना वो फातिया पढ़ने सब मिलके जा रहे हैं एक साथ। धारा 370 इन्होंने जम के हंगामा मचाया बात को लेकर, हैं 3 तलाक का मामला हो, वो इन्होंने आसमान सिर पे उठा लिया कांग्रेस और सबने कि ये तो ऐसा है और वैसा है और मुसलमानों के इसके खिलाफ है और ये तो अत्याचार है, फलाना है, ढिमका है। अरे आप गरीब कौम है, आप उसको पढ़ा लिखा के शिक्षित करने की बात नहीं कर रहे। चलो आप ठीक है, बात मान ली कि बीजेपी की सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 तलाक वाले मामले में, 370 की बात मैं बाद में कर लूँगा, उन्होंने अत्याचार किया है, उनका वो इस्लामिक मामला है, वो उनको निपटना चाहिए। सवाल ये कि निपटने लायक हालत है कि निपटने लायक? आप बताइए, आपको लगता है कि हालत है निपटने लायक? आपने किसी को शिक्षित नहीं किया, आपने किसी को पढ़ाने लिखाने के लिए कोई योजनाएं नहीं बताई, आपने उनकी गरीबी दूर नहीं करी, उनके रोजगार के रास्ते नहीं खोले,
आपने कांग्रेस ने पूरे देश में 50-60 साल राज किया है, क्या किया? क्या किया? उनके लिए कोई अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, महाविद्यालय बनवाए, कॉलेज बनवाए, क्या बनवाए? उनकी महिलाओं के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र खोले, कोई उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए कुछ और कोई नया कार्यक्रम शुरू किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ वोट चाहिए उनको, ये शुद्ध तौर पे कह रहा हूँ मैं इस बात को, इसमें कोई संदेह नहीं बाकी रह जाता कि ये केवल। और अब मज़ेदार बात यह कि अब मुसलमान भी इस हकीकत को समझने लग गए हैं। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे समझने लगे। और ये भारत के मुसलमान नहीं समझ रहे, बाकी जो आपके अड़ोसी पड़ोसी जो देश हैं उनके मुसलमान भी समझने लगे हैं कि ये सरकारें आपस में करती क्या हैं। मतलब सरकार से मतलब राजनीतिक दल क्या करते हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो किस तरह से गुमराह करके केवल सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है ये देश को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली है। इससे देश का भला नहीं होने वाला। आपको सत्ता तो मिलनी नहीं है, केवल आप एक को खुश करके बाकी अब आप फिर क्या है, सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम आप ले लेते हो। कभी जो है वो आप क्या नाम है इनका, राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, पूर्व अध्यक्ष है, कभी वो गंगा स्नान कर रहे हैं, कभी जनेऊ धारण कर रहे हैं। मतलब आप सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाना चाह रहे हो आप। ऐसे कोई इस देश का, अब ये देश के मतदाता इतने मैच्योर हो चुके हैं, इतने चुनाव उन्होंने देख लिए, इतनी सरकारों के रंगरूप उन्होंने देख लिए कि सबके नकाब उतर गए। उनके सामने अब कुछ दबा छुपा नहीं है। इस देश का मतदाता इतना समझदार और प्रबुद्ध है कि जो भी ठेकेदार बनने का कोशिश करता है ना, उसके तुरंत लात पड़ती है। आप देखिए कितनों को लात मारी है मतदाताओं ने, जिन्होंने ठेकेदार बनने की कोशिश करी। आप चाहे राज्यों की बात हो और चाहे केंद्र की बात हो, किसी ने भी मतदाताओं के सामने किसी की चल नहीं सकती है। आप लंबे समय तक गोली नहीं बांट सकते कि केवल आप योजनाओं का आप झुंझुनाव दिखा दें। आप जब चुनाव का मौका है तो आप खजाना खोल दें और उसके बाद आप गायब हो जाएं। आप ये लंबे समय तक नहीं चलता। लोग अब बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि हकीकत क्या है और किसको जिताना है, किसको नहीं देना। और ये आदमी झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, क्योंकि जो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है उसका इतिहास भी उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। आपका प्रेजेंट जो है आपके पास से बनता है और उसी से आप भविष्यवाणी कर सकते हो। जो प्रेडिक्शंस हैं वो होती कैसे हैं? दरअसल कोई भी भविष्यवाणी कैसे होती है? हम किसी का पास्ट देखकर ही उसके बारे में आकलन कर सकते हैं ना कि आदमी या ये राजनीतिक दल, ये संगठन इस दिशा में जाएगा, ये सत्ता में आया तो ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये इतना भला करेगा, ये नुकसान करेगा, ये भ्रष्ट है, नहीं है। और फिर कांग्रेस भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर कभी नहीं बोलती है। आप देखें, ये तो बोलती है कि छापे पड़वा रही है। आप बताइए कि ठीक है, ईडी ने और सीबीआई ने छापे मारे हैं, हालांकि ये विषय नहीं है इस वीडियो का, लेकिन मैं फिर भी, चूंकि कांग्रेस बहुत हल्ला मचाती है इस मामले को लेकर कि उनके नेताओं के, दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप है, तृणमूल कांग्रेस खास तौर से, ठीक है, ये पार्टियां सर्वाधिक हल्ला मचाती हैं क्योंकि इनके यहाँ छापे पड़े हैं और इन्हीं के लोग आज अंदर बंद हैं। कई नेता मंत्री जो है आपके तो अभी तक बंद है अंदर, उनकी जमानत। आप बताइए क्या अदालतें इस देश की बिकी हुई हैं? क्या उनकी मोदी सरकार से कोई मिली भगत है? क्यों उनकी जमानत नहीं हो रही? आप खुद सोचिए इस बात को। क्या पूरा तंत्र बिक गया? वो इतने डरते हैं, वो डरपोक हैं। जो अदालतों में लोग बैठे हुए हैं, जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, अरे कहीं तो कोई होगा जिसमें इतनी ताकत होगी। उन्होंने जमानत तक नहीं दी। एक भी नेता को ईडी के मामले में या सीबीआई के मामले से क्लीन चिट नहीं मिली अभी तक। क्यों नहीं मिली साहब, बताइए आप। यदि वो इतने दूध के धुले हुए हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जानी चाहिए थी, सीधी सी बात है। लेकिन क्लीन चिट नहीं मिलने से बात जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला है। वरना तो कोर्ट, आप बताइए, जब हत्या के मामले में, बलात्कार के मर्डर के मामले में जमानत दे देती है तो भ्रष्टाचार के मामले में क्यों नहीं मिल रही जमानत? क्यों है बंद है जेल में अभी तक? क्यों ईडी के खिलाफ और सीबीआई के खिलाफ बहुत सारे मामले क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने ऐसे कि साहब ये एफआईआर क्वैश कर दो, खत्म कर दो, कोर्ट ने साफ मना कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि इसमें दम है। कोर्ट जो है वो गवाह और सबूतों के आधार पर फैसला करता है। वो ये नहीं देखता कि सामने राजनीतिक दल है या मंत्री है, विधायक है, किस जाति का है, किस धर्म का है, उसका कोई लेन देन नहीं है इन बातों से। वो इनसे ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, कोर्ट में कुछ छोटी मोटी खराबी होंगी लेकिन इस तरह पे नहीं है। वो सरकार के इशारों पे नहीं नाचती है कोर्ट, या राजनीतिक दलों के कहने से नहीं चलती हैं। तो ये जो तमाम स्थिति हैं, तो कांग्रेस को अपनी गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कुछ भी करने से पहले कि इतने धक्के खाने के बाद 10 साल से केंद्र से सत्ता में बाहर है। पूरे देश में जो कांग्रेस शासन करती थी, पूरे देश में वो सिमट के 2-4 राज्यों में रह गई है। ले दे के अभी कर्नाटक में चुनाव जीते हैं बड़ी मुश्किलों से, वो भी वहाँ एंटी इनकम्बेंसी कारण। जो सरकार चूंकि लंबे समय तक कोई रह जाती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ लोगों की प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके कारण तो कांग्रेस ने कोई ऐसा नहीं कि अपना कोई बहुत बड़ा नया रूप लोगों के सामने रखा हो।
वो बीजेपी के प्रति नाराजगी है, तो नाराजगी कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो उनको सामने कांग्रेस ही नजर आई तो उन्होंने उसको जिता दिया। आपने कोई बहुत भलाई का काम नहीं किया है कि आप बहुत अच्छे, बड़े ईमानदार और बड़े देशभक्त हो गए आप अचानक रातों रात उठकर, ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जो तमाम हालात हैं, ये मतलब राजनीतिक दल को ये सोचना चाहिए कि ये जो इस तरह के विषय हैं, खासतौर से ये जो नुकसान पहुंचाने वाले, जिसमें फ़ायदा तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है वो जहाँ उनका क्षेत्रीय प्रभाव है, जहाँ क्षेत्रीय पार्टी है, वो उन्हीं के साथ जाएंगे। ये अब तक होता आया है। आप पुराना ट्रैक देख लें उठाकर चुनावों का। यदि वो यूपी में एसपी पावरफुल है, समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, तो वो उन्हीं के साथ रहेंगे, कांग्रेस साथ नहीं जाएंगे। वो जहाँ जिसकी जो सत्ता है वो उसके साथ रहेंगे वहाँ पर, क्योंकि उनको वहाँ लगता है कि यार ये पार्टी ठीक है। और मज़ेदार बात ये, जितना तो मुसलमान हल्ला नहीं मचा रहे, जितने ये चिंतित है, इतना तो उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं। वो तो बोलते ही नहीं है, वो अपने काम से काम करते, वो अपनी और उनके डेली के रोजगार है, उनके खाने पीने का जुगाड़ है, उनकी 50 समस्याएं उनके सामने, उनको क्या लेन देन नहीं इनसे। और ये कौन है कि तू खामखा, मैं कौन हूँ कि तू खामखा है। तो ये इनकी हालत है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो पड़ोसी मुल्क हैं वो मतलब अब क्या ओपिनियन रखते हैं। उनको लगता था, पहले ये लगता था साहब देश में जो है वो चूंकि नरेंद्र मोदी का राज आ जाएगा, बीजेपी का, तो वो कत्लेआम मच जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ। और साफ बात, सीधी सी बात है, जो बदतमीजी और गुंडागर्दी करेगा तो सरकार तो डंडे से कूटेगी उसको। सरकार के पास कानून का डंडा है, फिर वो चाबुक चलेगा सरकार का। उसमें कोई छूट नहीं है कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप बहुसंख्यक हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। सरकार फिर चाबुक की हंटर चलाती है। और ये देश में डिसिप्लिन लाने के लिए जरूरी है कि सरकार हंटर भी चलाए कभी कभी, और कम से कम चलाए नहीं तो दिखा तो दे, ताकि आदमी शांत बैठा रहे, बदतमीजी नहीं करे। सबको बराबर से जीने का हक है, सबके पास अधिकार है। किसी एक गुट को या एक धर्म को या एक सेक्ट के लोगों को आप इस तरह से छूट देकर बदतमीजी और गुंडागर्दी करने की नहीं दी जा सकती, कोई भी हो या कहीं भी हो। अभी आपने देखा होगा मोनू मानेसर है, कौन है वो, हरियाणा में जो उसने वो काऊ के मामले में वो गाय की पीटा कूटी करी थी और एक आध मर्डर फर्डर भी कर दिया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोई हिंदू संगठन कोई कुछ नहीं बोल रहा, किसी को दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत सबसे ज्यादा होती है। यदि कोई मुसलमान यदि ऐसा धारा 370 कश्मीर में हटा दी, कैसी आयतुबा मचाई है इन्होंने। अब आप देखिए ना, कोई पत्थरबाजी घटनाएं होती हैं ना कुछ होता है, वहां तरक्की हो रही है। G20 की वहाँ बैठक हो चुकी है, तमाम पर इस बार रिकॉर्ड पर्यटक गए वहाँ पर। वो डर के मारे पहले कोई पर्यटक ही नहीं जाता था। पत्थरबाजी घटना हो रही है, कौन जाएगा अपने बीवी बच्चों को लेकर, परिवार फैमिली के साथ कौन जाएगा वहाँ पर। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो तमाम चीज़ें हैं, इस पर मज़ेदार बात यह है कि भारत के मुसलमानों के बारे में जो दृष्टि है पिछले 10 साल में, खासतौर से कह रहा हूँ मैं पीछे नहीं जाना चाहता, कि ये जो शंका दिमाग में थी साहब ऐसा हो जाएगा, आग लग जाएगी देश में, अरे कुछ नहीं हुआ। सब आराम से चैन से रह रहे हैं, सब तरक्की कर रहे हैं, जब जैसे पहले रह रहे थे ऐसे ही मज़े से सब रह रहे हैं। ठीक है, अच्छे बुरे दिन, छोटी मोटी बातें सबके साथ चलती फिरती रहती हैं। तो पाकिस्तान में मैं आपको लास्ट में इस वीडियो के बाद लास्ट में कुछ क्लिपिंग दिखाऊंगा कि पाकिस्तान कई लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं, वो पाकिस्तान के हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो पाकिस्तान के निवासी हैं, कोई यूरोप रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, वो कश्मीर के बारे में और भारत के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने किया है। और पाकिस्तान जो कि खुद एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ क्या मुसलमानों के हालात हैं, उसके बारे में इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। आप ये मजेदार बात देखें, पाकिस्तान के मुसलमान भूखे मर रहे हैं दोस्तों, भिखारी हो चुके हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांगते हैं विदेशों में जाकर। ये सरकार कहती है कि 90% भिखारी उनके जेलों में बंदे हैं वहां पर, वो पाकिस्तानी है। और वहां जो पाकिस्तान के जो विशेषज्ञ हैं, जो बाहर अमेरिका, यूरोप और इधर उधर बैठे हुए हैं, उनसे जब वो यूट्यूबर इंटरव्यू लेते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो वीडियो में लास्ट में आपको इस क्लिपिंग में दिखाऊंगा। तो आप इसको जरूर देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि जो भी देखने वाले हैं वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो मेरे अंदर ये जोश खरोश और उत्साह बना रहेगा। और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएं और लाइक्स का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि पता चल जाए कि कितने लोग ये पसंद करते हैं। और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लेके जो हाजिर होता रहूँगा, तो प्लीज़ ध्यान रखें। और आपको मैं ये लास्ट में वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, देखिए कि सच्चाई क्या है। ये सच्चाई आप आप तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं। आप जबरदस्ती, खैर ख्वाह कांग्रेस जो है वो जबरदस्ती एक आतंकवादी संगठन का मतलब परोक्ष तौर पर पक्ष ले रही हो साइलेंटली। तो ये जो इस तरह की गतिविधियां हैं, ये देश के खिलाफ हैं, घातक हैं, देश की एकता अखंडता के खिलाफ। ये कांग्रेस को पता नहीं कब अकल आएगी, भगवान ही मालिक है यार। खैर, आप देखिए अब इस वीडियो को और वो क्लिपिंग देखिए। तो इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार, थैंक यू।
अभी आप पाकिस्तान की बात जब कर रहे हैं तो मैं कश्मीर की बात बताऊं। कश्मीर में द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू कश्मीर इन द पास्ट फ्यू इयर्स वाज द रिमूवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 370 जो हट गया। उसके बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कन्वर्ट कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट जितने भी पॉलिटिकल ठेकेदार थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, दे वर ऑल आउट ऑफ द पिक्चर। उसके बाद the central government took the local population to confidence and फिर also asked, जब लुलू की बात कर रहे हैं, लुलू was also asked to contribute to the investments in Kashmir। अभी जो सेब उगते हैं वहां पे, लुलू actually takes those apples and markets them worldwide। there are hotels coming there, there are other projects coming in tourism के हवाले से। तो क्या हो जाता है कि when the youth they get empowered, उनको जॉब मिल जाता है, तो then these people cannot, वैसे भी तो when it's a union territory you cannot play your politics around। आपको stone pelters नहीं मिलते, people are more or less free to think, free to act the way they want। नाउ क्या होता है, क्या हो रहा है कश्मीर में कि यंगस्टर्स जो है जम्मू कश्मीर में, दे हैव द एग्जांपल ऑफ आजाद कश्मीर इन फ्रंट ऑफ हिम। आजाद कश्मीर या जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप आजाद कश्मीर कहते हैं उसको। सो दे कंपेयर महंगाई, अवेलेबिलिटी, फैसिलिटीज, वो कंपेयर करके दे फील बेटर, ये साइड में दे फील बेटर। एंड प्लस उनको इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाता है। उनका जब लोगों की जिंदगी सुधर जाता है, दे डोंट रियली हैव टाइम फॉर एनी अदर थिंग इन देयर लाइफ। अच्छा, ये जो कश्मीर साइड में प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है, हड़ताल हो रही है, नारे लग रहे हैं, क्या देखते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर क्या देखते हैं? अल्लाह ताला अपना कोई कर्म कर दे तो ठीक है, वरना कुछ नज़र नहीं आता। अल्लाह मेहरबानी कर दे, मगर वो अब पाकिस्तान का काम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो चुका है। बहुत ऐसी सिचुएशन में ये कश्मीर के लोग हमारे साथ बहुत उलझ चुकी है यहाँ की, अब इसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वो हुक्मरान चाहते हैं मगर उनका काबू नहीं आ रहा है काम। नहीं, हम तो बात करते थे इंडिया साइड कश्मीर की, अब पाकिस्तान साइड कश्मीर में भी ये इशू चल रहा है। हाँ ठीक है। नहीं, वो तो लोग फंसे हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, वो तो वैसे ही मरे हुए हैं, उन्होंने क्या, वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलें, अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर आपका नाम? दिलावर भट्टी जी, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर। बिल्कुल सही सर, आज हमारे साथ बहुत बड़ी पर्सनालिटी मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो आपने टाइम दिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। मैं कोई काफ़ी 8-10 दफ़ा इंडिया जा चुका हूँ एज ए स्पोर्ट्स में। अच्छा। हाँ जी, स्पोर्ट्स में गया हूँ, काफ़ी दफ़ा इंडिया देखा, तकरीबन पूरा इंडिया देख लिया। उनके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन उसके बावजूद एज ए कंट्री को बड़ी तरक्की कर रहा है। वो 8-10 दफा आपने विजिट कब किया है? मैं 2016 लास्ट विजिट आपका कब था? 2018 में चंडीगढ़ गया था, ये उनका सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट फाइनल खिला के आया था, एज ए एम्पायर गया था। 2016 में गया, 2012 में कोलकाता गया। लास्ट टाइम कब गए थे? 2018 में गया। 2018 में गए थे। 2018 के और 2023 के भारत में अभी जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन मुझे क्या देखा आपने वहाँ पर, क्या सूरत देखा था, लेकिन वो तरक्की की तरफ जा रहे थे, इसलिए कि वो उनके गवर्नमेंट का वो एक पेज पे होते हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचे, आपको किस तरह से ट्रीट किया गया, या आपने वहाँ क्या क्या चीजें नोटिस की? आप यकीन करें कि जो पाकिस्तानी लोग हैं या इंडियन लोग हैं ना, पीपल्स उधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। ये जो इशू है, ये सियासी है या मिलिट्री है, अदरवाइज वो भी, मैं 1-2 दफा इंडिया में हिंदू फैमिली के घर ठहरा हूँ, वो पाकिस्तान आते थे पहले। आपको भी पता होगा, जब इधर सिख आते होते थे लोग, फैमिली के घर ठहर गए सर आप? एक दिन, कोई बात नहीं, वो स्पोर्ट्स के थे। हाँ, मुसलमानों को डंडे तो नहीं मार रहे थे? मैंने तो नहीं वैसे देखा डंडे मारते हुए। अच्छा। मैंने नहीं देखा, सुना हुआ है। लेकिन मैं कलकत्ता भी गया हूँ, कलकत्ता बंगाल गया हूँ, उधर बहुत ज्यादा मुसलमान है। मेरी मदर के कजन रहते थे, मैं 1 वीक उधर रह के गया हूँ, लेकिन मैंने नहीं उधर देखा। अजानों की आवाज सुनी आपने? मस्जिदें देखी आपने? मस्जिद मैंने दिल्ली में देखी है, दिल्ली में जामिया मस्जिद मैंने वाज़ह सुनी है, उधर तो प्रॉपर 5 वक्त की अजान होती है, मैंने उधर सुनी है। लेकिन बंगाल वाली साइड पे, उधर बैकवर्ड एरिया था, उधर नहीं मैंने सुनी, इधर सुनी है। वेस्ट बंगाल? जी, उधर सुनी है। कलकत्ते, वो लखनऊ में सुनी है। अच्छा। और दिल्ली में सुनी, 2 जगह मैंने सुनी है। बाकी मुसलमानों का क्या रवैया आपने वहाँ नोटिस किया? मुसलमान खुश है जी, मैं तो जिनको मिला हूँ, दे आल हैप्पी, वो खुश है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि वहाँ के मुसलमान डिप्राइव्ड है? क्या उनको
आपने क्या फील किया है? क्या वो सेम वही फैसिलिटीज एंजॉय करते हैं जो वहाँ पर एक हिंदू एंजॉय करता है, जो सिख एंजॉय करता है, जो ईसाई एंजॉय करता है? जो मैंने मिस देखा, रियली मैंने देखा तो वो तो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा इशू मैंने नहीं देखा। तो लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं, जब पेपर्स देखते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो वो ऐसे लग रहा था उधर आग लगी है, 2 दिन बाद सारा मुसलमान जो है पाकिस्तान में आ रहा होगा, हमने बॉर्डर खोल दे रहे हैं, मुझे न्यूज़ में ऐसा लगता है, लेकिन मैंने उधर एक्चुअली मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी, मुस्लिम हिंदू दोस्ती वहाँ पर आपको कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ कि ये हिंदू के साथ कोई मुस्लिम खड़ा है तो उसके साथ तफरका हो रहा है, मुस्लिम के साथ कोई हिंदू खड़ा है तो हकारत की नजर से देखा जा रहा है, अछूत समझा जा रहा है? इंटरनेशनल प्लेयर है, जब भी हम गए हैं, एक तो हमारे स्पोर्ट्स एरिया में होते हैं, स्पोर्ट्स जो लोग हैं उनसे हमारा ज्यादा तल्लुक होता है, उधर तो मेरा ख्याल देयर इज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा। तो जो मैं कलकत्ते गया था, उधर हमारी मदर की फैमिली थी, लेकिन मैं वो भी देखे, वो मेरे मदर के कजन थे, वो ही इज इंजीनियर, वो कोयले की माइनर्स हैं, कोयले, मुस्लिम है ना? हाँ मुस्लिम है, फिर भी इंजीनियर बन गए वहाँ? इंजीनियर है जी। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या सुन लिया? इट्स ट्रू कि वो इंजीनियर्स हैं, वो कोयले की कहानी एशिया की सबसे बड़ी है। कलकत्ता में 80 किलोमीटर पहले मुस्लिम इतने बड़े बड़े ओहदों पर वहाँ पर उधर हैं, नहीं तो मुसलमान प्रेसिडेंट भी हुआ है इंडिया का, एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं आप? वो